गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेसन है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन में आज हम 8th क्वेश्चन करेंगे कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावनाएं हो सकती है। यानी ऊर्जा के सोर्सेज के बारे में इसमें बताना है कि ऊर्जा के कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास हैं और कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत, परंपरागत का अर्थ है पुराने और गैर परंपरागत जो पुराने नहीं हैं स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत स्रोतों में कोयला है, पुराने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, ये सारे जो है परंपरागत संसाधन है, यानी पुराने संसाधन हैं जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर गैर परंपरागत, गैर परंपरागत जो पुराने नहीं है यानी जो नए संसाधन हैं में सौर ऊर्जा है, बायोमास है, वायु ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, ये सारे जो है गैर परंपरागत है यानी जो पुराने नहीं हैं। आज से 50 वर्ष बाद ऊर्जा परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने का खतरा है, इसलिए आने वाले समय में हमें ऊर्जा के लिए गैर परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये स्रोत नवीकरणीय होते हैं यानी दोबारा नए बन सकते हैं, नया निर्माण हो सकता है, न्यू बन सकते हैं। इसलिए इनके समाप्त होने का खतरा भी नहीं बना रहता। वर्तमान समय में ऊर्जा का उपभोग यानी उसका यूज इसके उत्पादन में संरक्षित भंडार से अधिक होने के कारण 50 वर्ष बाद ऊर्जा की संभावनाएं अच्छी नहीं होंगी। उदाहरण के लिए संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा के संरक्षित भंडार केवल 40 वर्षों के लिए उपलब्ध हैं और भारत में तेल के संरक्षित भंडार 30 या 40 वर्षों में ही खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल या इससे संबंधित उत्पादों का आयात भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बोझ डाल रहा है, इसलिए ही ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता है। भारत में जलीय ऊर्जा की क्षमता 1,50,000 मेगावाट आंकी गई है। इसमें केवल छठे भाग का ही दोहन हो सकता है यानी यूज जो है उसके छठे भाग का ही हो सकता है। इस प्रकार वायु ऊर्जा की क्षमता 20,000 मेगावाट आंकी गई है और ऊर्जा के इन क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी इसमें दो प्रकार के जो है परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में बताया गया है कि जो परंपरागत है वो पुराने और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय या गैर परंपरागत जिनका हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं वो दोबारा बनते रहते हैं। 9th क्वेश्चन है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता यानी धारणा कैसी होनी चाहिए। धारणीयता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि को बनाए रखे। यानी भविष्य की नस्ल का भी ध्यान रखना है और वर्तमान की जो नस्ल है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि हमने विषयों को अपने पुरखों से अमानत में नहीं लिया, यानी जो ये विषय मिला हुआ है इसके अंदर जो भी सामान हमें मिला हुआ है, चाहे वो ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है या संसाधन है, कुछ भी है, वो हमने अपने पुरखों से अमानत में नहीं लिया है। ये हमें अपने पुरखों से नहीं मिला है बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ऐसी धारणा सबकी होनी चाहिए कि आज हमारे पास जो कुछ है वो हमने अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है और जब वो बच्चे इस संसार में आएंगे तो उनको वापस देना है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, धन और आय की असमानताएं खत्म नहीं होती तथा आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित नहीं रहता तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। हम सब भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है और विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है
जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उनके अनुसार वर्तमान समय के विकास आयाम धारणीय नहीं है। धारणीयता के विषय का उद्गम विश्व के तीव्र उद्योगीकरण के कारण हुआ है। ऐसा समझा जा सकता है कि तीव्र उद्योगीकरण व आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से प्राकृतिक साधनों का तीव्रता से ह्रास हुआ है, यानी नुकसान हुआ है, और प्राकृतिक साधन सीमित मात्रा में होने के कारण इनके दुरुपयोग में भविष्य में विश्व के देश खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए ही धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।